अच्छा ओके, शुरू करते हैं। सबके क्रिया टॉपिक है आपका, तो मुझे बताइए सबसे पहले कि क्रिया का मतलब क्या है। सामान्य तौर पर क्रिया का मतलब हम क्या समझते हैं? सामान्य रूप से क्रिया का अर्थ क्या है? काम करना। साधारण चीज़ है काम करना, कि हम अपने रोज़ के ज़िंदगी में यानी कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम जो जो भी काम करते हैं उसको क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम जो लिखेंगे क्रिया के ऊपर, क्रिया का जो अर्थ लिखने वाले हैं वो क्या है? वो क्रिया की परिभाषा है। क्या है वो? और याद रखना, परिभाषा, जहाँ पे परिभाषा नाम से शब्द से कोई भी प्रश्न आए वहाँ पे समझ जाना, वहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी भी चीज़ का वो अर्थ पूछ रहे हैं या उसका डेफिनेशन, वर्णन पूछ रहे हैं। तो अब सीधे परिभाषा का मतलब, अब उसका वर्णन नहीं लिखना, साथ में एक उदाहरण दे देना कि वो क्या है। आपका है क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये इसकी परिभाषा है या इसका अर्थ है। ठीक है, कि जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब वो कौन से शब्द होते हैं जिससे हम ये ज्ञात होता है कि वो क्रिया है? उदाहरण आप हम दे सकते हैं। ठीक है, उदाहरण दे सकते हैं। वो सो रहा है, वो खा रहा है, वो खाने जा रहा है। सोना, खाना, पीना, रसोई करना, सब कुछ तो है। काम मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब दफ्तरों में जाके काम करना या किसी कारखाने में जाके काम करना, उसका मतलब वो नहीं होता। काम करना में मतलब रोज़मर्रा के, मैं क्या बोली, रोज़मर्रा के जीवन में हम जो काम करते रहते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो रोज़मर्रा के जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं। वो मंदिर जा रहा है, ठीक है, वो चलते हुए जा रहा है, वो स्कूल जाएगा अभी, वो पढ़ाने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम रसोई बनाने जा रहे हैं। ठीक है, रसोई करने जा, हम घर साफ करने जा रहे हैं। तो ये सभी क्रिया में आते हैं, सभी कुछ क्रिया में आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें बड़े अच्छे उदाहरण यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दे सकते हो कि गीता गाना गा रही है। ठीक है, गीता गाना गा रही है। मीरा मीरा बाजार के लिए निकल चुकी है। ठीक है, रोहन
खेल रहा है, ठीक है। गाना गाना, कहीं पे निकल जाना, खेलना, ये सब कुछ क्या है, क्रिया में आएंगे। ये सब कुछ जो है क्रिया में आएंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, आप एक एक उदाहरण बोलो। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ओके। और वो कोई काम है? काम मैं सो रही थी। प्रकृति में जो हो रहा है वो नहीं, जो आप कर रहे हो वो, या कोई दूसरा कर रहा है वो। मैं सो रही थी। आप सो रहे थे, ठीक है। खाना खा रहे थे, लिख रहे थे, आप अभी लिख रहे हो। हाँ, जो भी हो, कुछ हो, हाँ, ठीक है। और क्या है, जैसे कि संगीता बड़े अच्छे गाना गाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वर्षा अभी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्रिया में ले सकते हैं। तो हम अपने आसपास जो कुछ भी चीज़ें होते हुए देख रहे हैं, होते हुए जो अभी हो रहे हैं, वो सभी कुछ क्रिया में जा रहा है, ठीक है। जो प्रकृति में होकर आ रहा है, जैसे कि आप जब बोले कि गर्मी होना, ठीक है, वो ऐसे मत बोलना, ठीक है। क्रिया में साधारण रूप में आपको पूछो क्रिया क्या है या काम करना क्या है, ठीक है। तो काम जिससे हम कर रहे हैं उसको आप बोलते हुए जाना, ठीक है। काम करना, जो भी आप काम करते हैं उसको क्रिया के उदाहरणों में देखते हुए जाना, ठीक है। अब क्रिया के प्रकार में आते हैं, ठीक है। तो क्रिया कितने प्रकार है, क्रिया के कितने प्रकार है, 4-5 कहाँ से आए। क्रिया के 2 प्रकार माने जाते हैं। क्या है वो, एक है, हाँ, अकर्मक क्रिया और सकर्मक, दूसरा है सकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो मुझे बताइए कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं करता है। जिस क्रिया का क्या, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं करता, कर्म पर नहीं पड़ता, कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, उसको अकर्मक कहते हैं, ठीक है। आपने उसको पुस्तक से देख के आपने बता दिया, मुझे अभी समझाओ कि वो कैसे है, समझा सकते हो वो कैसे है। मतलब कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, एक ऐसा उदाहरण दो। मैम जैसे मोर नाचता है तो नाचता पर उस पे नहीं पड़ेगा प्रभाव, उस पे नहीं पड़ेगा। मोर नाच रही तो करता भी पड़ेगा, कि करता हो तो अकर्मक क्रिया का डेफिनेशन लिखते हैं। रुको मैं जरा उधर से लिख रही हूँ, जगह नहीं मिलेगी यहाँ पे। डेफिनेशन के बाद उदाहरण लिखते हैं, ठीक है।
जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है। कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक, हाँ, क्रिया कहते हैं। और आगे नहीं, उदाहरण देते हैं। साधारण सी चीज सुनो, जब भी आप कोई व्याकरण पढ़ रहे हो ना, ठीक है, व्याकरण को याद रखने के लिए हमेशा उसके जो अर्थ होते हैं पहले उसके अर्थ को याद रख लेना, उसको समझ जाना, फिर उसके उदाहरण चाहे जो भी आप खुद से दे सकते हो। अगर उदाहरण याद नहीं आ रहे हैं तो आप खुद से भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात समझो, जिन क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक उदाहरण ऐसा चाहिए जहाँ पे कर्ता हो, कर्म ना हो, कर्ता हो और क्रिया हो, वैसा एक उदाहरण। हम पढ़ते हैं, ठीक है, रोहन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रोहन क्या है? कर्ता। वेरी गुड, रोहन है कर्ता और पढ़ना है क्रिया, ठीक है। तो रोहन है कर्ता और पढ़ना है या पढ़ रहा है, पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे सीधी तरह से, ठीक है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है। कर्म जो है वो हमेशा कर्ता और क्रिया के बीच में रहता है, यहाँ पे कर्म नहीं है, जो कि इस बात को ये सत्य ठहरा रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का फल सीधी तरह से यहाँ पे कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये अकर्मक क्रिया है। और एक उदाहरण दीजिए, अच्छा वाला उदाहरण दीजिएगा। मुक्ता घूम रही है, हाँ, मुक्ता घूम रही है, ये सही है। हाँ, कौन? सुरभि को जोड़ के आप और अलग भी क्रिया दे सकते हो ना। हाँ, सुरभि गा रही है, सुरभि गा रही है, नाच रही है। अगर आपको कर्म जोड़ना पड़े तो आप क्या जोड़ोगे उसमें? चिल्ला रही ओके, ठीक है। मोर नाचता है, जैसे है आपका मोर नाचता है, ठीक है। अब बात है कि यहाँ पे एक और उदाहरण हम देते हैं ऐसा वाला। रोहन पढ़ रहा है, वैसे और एक दे सकते हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं। अगर कर्म जोड़ना हो तो शिक्षक को कुछ ना कुछ तो पढ़ाना होगा, तो वो क्या पढ़ाना है उसे वहां पर जोड़ देने से वहां पे कर्म आ जाएगा। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ये एक सही है, ठीक है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षक है कर्ता और पढ़ाना है क्रिया। आई बात समझ में? तो यहाँ पे भी क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? अब आते हैं हम सकर्मक क्रिया के ऊपर। इसको मिटा रही हूँ, ठीक है। इसको एग्जाम्पल लिख रहे हो? ओके, लिख लो। अच्छा,
सकर्मक क्रिया के ऊपर आते हैं। सकर्मक क्रिया क्या है? अब जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, हाँ, कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, यानी कर्म जिस जहाँ पे हो वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्ता पर नहीं, कर्म पर पड़े, और जहाँ पे कर्म का होना अनिवार्य हो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। आई बस समझ में? उदाहरण हम देते हैं, अगर हम इसी उदाहरण को यहाँ पे लेंगे, रोहन पढ़ रहा है तो जोड़ सकते हैं यहाँ पे रोहन गीता पढ़ रहा है। रोहन गीता यानी भगवत गीता पढ़ रहा है, तो यहाँ पे पढ़ना क्रिया आ जाएगा, भगवत गीता कर्म पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिया का पढ़ना, क्या पढ़ रहा है, ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या वो पढ़ रहा है, रोहन के द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है, रोहन के द्वारा भगवत गीता पढ़ाया जा रहा है, तो यानी कि भगवत गीता कर्म होगा। ठीक है, आपका हुआ लिखना? हाँ, चलो देखो, जिस क्रिया का प्रभाव, क्रिया के फल का प्रभाव, जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर है एवं जहाँ पर कर्म का होना अनिवार्य हो, अनिवार्य हो, हाँ, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी वैसे हम उदाहरण देंगे, उदाहरण के लिए जगह तो है नहीं, यहीं पे दे देंगे। ठीक है, तो जिस क्रिया के फल का प्रभाव, हमेशा याद रखना जब कुछ प्रश्न आए क्रिया या कर्ता या फिर कर्म या जिसके भी ऊपर, हमेशा उसके अर्थ में ही उसके जो है करने का जो समाधान है, प्रश्न के समाधान छिपे हुए रहते हैं। अगर एक बार आप अर्थों को याद रख लो तो आप कोई भी उदाहरण अगर आया हो प्रश्न में, व्याकरण के प्रश्न में आता है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, यानी उसका आंसर जो है करेक्ट आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखोगे इसको। उदाहरण अब देते हैं, जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो और जहां पर कर्म का होना अनिवार्य हो। ठीक है, गीता साहित्य पढ़ रही है, गीता साहित्य पढ़ रही है। अब गीता कौन है? कर्ता। पढ़ना कर्म है, पढ़ना क्या है? क्रिया। हाँ, हम क्या मतलब तुरंत बात भूल जाते हो। गीता कर्ता है, पढ़ना क्रिया है, साहित्य साहित्य आपका कर्म है। समझो इस बात को कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे हुआ? हाँ, चलो बताती हूँ कैसे हुआ। यही तो बात है ना सकर्मक क्रिया में, जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़े वो सकर्मक है, ये इतना याद रहा। अब यहाँ पे गीता का पढ़ना
पढ़ना तो क्रिया में आ रहा है ना, पढ़ना, लिखना, सोना, जगना, खाना, पीना, कहीं पे जाना, ये क्रिया में आ रहा है। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में हमेशा ये प्रश्न रहता है कि वो क्रिया जो हो रहे हैं वो क्रिया किसके माध्यम से हो रहे हैं, वो आधार क्या है, किस कारण से हो रहे हैं, क्रिया जो हो रहे हैं वो किस आधार से हो रहे हैं या किस वजह से हो रहे हैं। सकर्मक में हमेशा ये प्रश्न रहता है। तो सकर्मक में जब भी ऐसा कोई है तो आप हमेशा इसको प्रश्न करना क्रिया को। अगर गीता पढ़ रही है तो गीता क्या पढ़ रही है, साहित्य, तो साहित्य कर्म होगी। क्रिया के बाद नहीं, क्रिया के पहले, बाजू नहीं बोलते, क्रिया के पहले, कर्ता के बाद क्रिया के पहले जो शब्द होते हैं वो कर्म होते हैं। साधारण रूप में वाक्य में जब सकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हो तो उसमें कर्ता के बाद और क्रिया से पहले जो शब्द होते हैं वो कर्म होते हैं। ठीक है, रोहन जा रहा है, रोहन जा रहा है, जाना एक क्रिया है। रोहन कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो रोहन अगर स्कूल जाएगा तो स्कूल उसका कर्म होगा। वो स्कूल को जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है, तो वो उसका कर्म होगा। ठीक है, रमेश कल चले गए थे, ये अगर रमेश का चले जाना, साधारण रूप में अगर ऐसी वाक्य हो रमेश कल चले गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे कर्ता है, क्रिया है, वो अकर्मक में आएगी। अगर रमेश कल भुवनेश्वर चले गए थे या रमेश कल मुंबई चले गए थे, तो मुंबई जो है वो उनके कर्म होंगे। रमेश को क्यों जाना पड़ा, कहाँ जाना पड़ा, मुंबई जाना पड़ा या भुवनेश्वर जाना पड़ा, कोई भी स्थान ले लो, ठीक है, वो उनके कर्म होंगे। आई बात समझ में? कर्ता के बाद और क्रिया से पहले जो शब्द होते हैं वो उनके कर्म होते हैं सकर्मक क्रिया में। तो यहाँ पे ये उदाहरण इस अर्थ को उचित ठहराते हैं। क्या है? जिस क्रिया के फल का प्रभाव कर्म पर पड़े एवं जहाँ पे कर्म का होना अनिवार्य हो, उसे सकर्मक कहते हैं। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव कहाँ पे पड़ रहा है? कर्म पर, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि क्या पढ़ रहे हैं? साहित्य, तो सीधा प्रभाव यहाँ पे कर्म पर पड़ रहा है, तो इसीलिए साहित्य जो है ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया में आ रहा है, तो साहित्य कर्म है। तो ये उदाहरण इस उक्ति को, इस तथ्य को उचित ठहराते हैं। आई बात समझ में? डाउट क्लियर? अब एक ही बार में मुझे बताओ, जो अभी हमने क्या पढ़ा, क्रिया का अर्थ, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने रूप हैं और वो क्या क्या है, और क्रिया के रूपों के जो विश्लेषण है या उसकी परिभाषा है उदाहरण सहित, हमने ये पढ़ा। मुझे अब आप एक एक करके बताओ, ठीक है? अच्छा, आप पहले खड़ी हो जाओ, मुझे बताओ क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का हमें पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। क्रिया का एक उदाहरण दे दो। मैं सो रही थी। वेरी गुड, चलो बैठ जाइए। अच्छा, क्रिया के कितने रूप होते हैं? आप क्रिया कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, तो वो क्या क्या है? पहले अकर्मक क्रिया आएगा, पहले अकर्मक क्रिया, पहले क्या बोलोगे? अकर्मक क्रिया, दूसरा क्या है? सकर्मक क्रिया। चलो बैठो, मुझे अब आप बताइए अकर्मक क्रिया का अर्थ, अकर्मक क्रिया की परिभाषा दीजिए। बोल सकते हो? आप बोल सकते हो, बोलिए। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक। आसान सी चीज है, हम क्रिया पढ़ रहे हैं, इतना याद रखो, आसान चीज है। हम क्या, विषय क्या है? क्रिया है, क्रिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिर्फ प्रभाव पढ़ना ही है। जिस क्रिया के फल का प्रभाव, फल यानी रिजल्ट जो है, जिस क्रिया के फल का प्रभाव सीधे तरह से कर्ता पर पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया है। जहाँ पे कर्म ना हो वो अकर्मक क्रिया है।